मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज, पट्टी मोड़ा, कांड। जैसा कि आप जानते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत, लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक के अंतर्गत हम जो है अब तक 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 4 हम प्रारंभ कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इससे पहला चैप्टर जब हमने अध्ययन किया तो उसमें हमने ये जानने का प्रयास किया कि जो सामाजिक विभाजन है, सामाजिक विभाजन है वह जो है किस तरीके से जो है उससे हमें क्या लाभ है और क्या हमें जो है वो हानियां हैं। किस प्रकार सामाजिक विभाजन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और किस प्रकार सामाजिक विभाजन लोकतंत्र को कमजोरी पैदा करता है। ये सारी बातें हमने इससे पहले चैप्टर में जानने का प्रयास किया। आइए, जैसा कि मैंने आपसे बताया भी था, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप वीडियो को तब सुने जब 2 बार कम से कम चैप्टर पढ़ लें। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो तभी देख रहे होंगे जब आपने 2 बार इस चैप्टर को सही से अपने आप पढ़ लिया होगा। तो देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि चैप्टर का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। आइए हम इसका परिचय जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है। जैसे कि अंत में जब हम लास्ट में आ रहे थे और हमने आपको अंत में बताया था कि सामाजिक विविधता जो है या सामाजिक विभाजन जो है वह लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है। राजनीति में सामाजिक असमानता की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात भी नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभदायक होती है। इस अध्याय में जो अब हम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। किस विचार को परखने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक असमानताएं या सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए किस प्रकार खतरा नहीं है। इसको हम जो है भारत के में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर आप सही से गहन अध्ययन करें तो जो चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ाया है अभी उसी का ही, भले से ही चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन उसी चैप्टर को ध्यान में रखते हुए इसके टॉपिकों को हम समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। कौन कौन सी असमानताओं की बात करेंगे? एक तो लिंग पर आधारित जो असमानताएं हैं, धर्म पर आधारित जो असमानताएं हैं और जाति पर आधारित जो असमानताएं हैं, उन पर जो आधारित असमानताएं या विषमताएं हैं, ये असमानताएं कैसी हैं और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे या इस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभकर हैं या नुकसानदायक हैं। इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो मुख्य विषय इस चैप्टर के अध्ययन करने का यह है कि हम 3 सामाजिक विषमताओं पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली विषमता होगी लिंग पर आधारित, धर्म पर आधारित और फिर तीसरी है आपकी जाति पर आधारित सामाजिक विषमता। तो आइए हम चैप्टर का पहला टॉपिक इसमें प्रारंभ करते हैं। चैप्टर का जो टॉपिक पहला है वह है लैंगिक मसले और राजनीति। क्या है पहला टॉपिक? पहला टॉपिक है लैंगिक मसले और राजनीति। लैंगिक मसले और राजनीति, इस टॉपिक को हम प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे।
अब पहले आप जो है टॉपिक को ही ध्यान से समझ लें। लैंगिक मसले और राजनीति, यानी कि समाज में जो कामकाज है वो लिंग के आधार पर भी होता है, यानी कि श्रम का विभाजन, लैंगिक विभाजन की हम यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। मतलब श्रम का लैंगिक विभाजन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उसको पहले हम समझ लें, चैप्टर को समझने से ही पहले। काम के बंटवारे का यह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की महिलाएं करती हैं। ध्यान दें, श्रम का लैंगिक विभाजन जो बताता है वह क्या क्या बताता है कि काम के बंटवारे का यह तरीका जिसमें घर के सारे काम महिलाएं करती हैं और घर के बाहर के सभी काम पुरुष को सौंप दिए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं श्रम का क्या हो गया, लैंगिक विभाजन हो गया। यानी कि स्त्रियां घर की 4 दीवारियों में रह करके काम करेंगी और पुरुष घर की दीवारी के बाहर काम करेंगे। तो ये क्या है, श्रम का लैंगिक विभाजन। तो हमारा टॉपिक भी यही है, ध्यान देंगे, लैंगिक मसले और राजनीति। तो देखिएगा, ध्यान देंगे। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें। किससे हम बात की शुरुआत करें? लैंगिक असमानता से करें। सामाजिक असमानता का यह जो रूप है वो हर जगह नजर आता है। सामाजिक असमानता का ये जो रूप है, स्त्री और पुरुष का जो रूप हम देखते हैं, ये समाज में हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन राजनीति के अध्याय में अगर आप बात करेंगे, राजनीति के अध्याय में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। जो तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं या रूढ़ियां हैं जो हमारे समाज ने पहले से बना दी हैं, उसके आधार पर जो है वो क्या हुआ है, श्रम का लैंगिक विभाजन हुआ है। तो आइए हम उसी पे यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दें, लड़के और लड़कियां, ध्यान देने की बात है। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में, अगर आप लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के संबंध में भी ये जानने का प्रयास करें, यह मान्यता है, इनके पालन पोषण के संबंध में भी यह मान्यता समाज में व्याप्त है। उनके मन में यह बात बैठा दी जाती है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यानी कि महिलाओं में ये बात बैठा दी जाती है कि उनका एकमात्र काम क्या है कि घर की 4 दीवारियों के कामकाज करना और बच्चों का लालन पालन करना। ये बात प्रारंभ से ही बच्चों में बैठा दी जाती है। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। मतलब ये चीज अपने आप नहीं आई है, ये श्रम का जो लैंगिक विभाजन है जो समाज ने व्याप्त किया है, उसके कारण ऐसा देखने को मिलता है। महिलाएं घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं या नहीं करती हैं, लेकिन इसका कोई भी पैसा उनको नहीं दिया जाता, इसलिए उनके काम का कोई महत्व नजर नहीं आता। ठीक, जबकि जो पुरुष होते हैं घर के बाहर का काम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि पुरुष ये सारे काम नहीं कर सकते। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये पुरुष, ऐसा नहीं है कि पुरुष ये काम कर नहीं सकते। पुरुष
ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर सकते, लेकिन यदि इसी काम का पैसा मिल जाए तो पुरुष ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप कहीं बड़ी बड़ी पार्टी में जाएं तो वहां खाना कौन बना रहा है? पुरुष बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि वहां पर पैसा मिल रहा है। सफाई कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा नहीं है कि घर की चार दीवारों के बीच में जो काम महिला कर रही है वह पुरुष नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसी का पैसा दिया जाता है तो पुरुष उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना महिलाओं के जिम्मे है, और पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो पुरुष खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। आप देख सकते हैं कपड़े सिलने का काम एक दर्जी कर रहा है, बाल काटने का काम एक नाई कर रहा है। आप बहुत सारे काम ऐसे देख सकते हैं जो घर की चार दीवारों के बीच महिलाएं करती हैं, परंतु उसके बदले जब पुरुष कार्य करता है और वह पैसे प्राप्त करता है तो वह घर की चार दीवारों के बीच खाना होटल पर बना रहा है। ठीक है नहीं, खाना खिलाने वाला व्यक्ति भी क्यों खिला रहा है? क्योंकि वो पैसे प्राप्त कर रहा है। यानी कि मेरा कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि श्रम का लैंगिक जो विभाजन है, जो समाज ने रूढ़ियों से कर, रूढ़िवादिता इसमें समाज में डाल रखी है, यदि उसी काम का पैसा मिलता है तो पुरुष उस काम को करने के लिए तैयार। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। आपने देखा होगा दर्जी अधिकांश पुरुष होते हैं, अधिकांश होटलों के रसोइये भी पुरुष होते हैं। इसी प्रकार और महिलाएं घर के बाहर का काम न करती हो ऐसा भी नहीं है। भाई महिलाएं घर की चार दीवारों के बीच में ही काम करती हो ऐसा महिलाओं के संबंध में भी नहीं देखा जाता। आज आप वर्तमान में देख लीजिएगा बहुत सारी कामकाजी महिलाएं ऐसी हैं जो घर से बाहर का काम करती हैं और वे घर पर काम करने के लिए एक निम्न वर्ग की महिला को अपने घर पे रख लेती हैं और अपने यहाँ स्वयं घर के बाहर दफ्तर में नौकरी करती हैं। तो ये आपने देखा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर महिला जो है घर की चार दीवारों के बीच में कार्य करे। आज बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। गांव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत के कटने तक का काम करती हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जलाने के लिए लकड़ियां तक इकट्ठी करती हैं, पानी बाहर से लाती हैं और यहाँ तक कि खेतों की कटाई में भी अपना योगदान देती हैं, जो कि घर से बाहर का काम है। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्य वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है। गरीब स्त्री किसी मध्य वर्गीय परिवार में क्या कर रही है? नौकरानी का काम कर रही है, झाड़ू पोछा लगा रही है, खाना बना रही है। ठीक है, तो घर के काम कर रही है। लेकिन जो घर की महिला है, मध्य वर्ग की जो महिला है, वह जाकर के जो है घर के बाहर नौकरी कर रही है और दफ्तर में काम कर रही है। ठीक है, और मध्य वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं। अगर आप महिलाओं को सही से महिलाओं का अध्ययन करें तो महिलाएं क्या करती हैं? घर की चार दीवारी के बीच के काम करते हुए भी ऐसे कार्य भी करती हैं जिससे आर्थिक लाभ उन्हें प्राप्त होता है, लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं समझा जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उनका श्रेय नहीं मिल पाता। वो दिन रात काम करती हैं, उसके बावजूद भी उन्हें उस काम का श्रेय नहीं मिल पाता कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है। यानी कि क्योंकि उस काम के पैसे नहीं मिल रहे हैं घर की चार दीवारों के बीच में। जबकि वास्तविकता क्या है? आपको बच्चों एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि वास्तविकता क्या है। प्रत्येक महिला पुरुष से 1 घंटा काम प्रतिदिन फालतू करती है। मतलब प्रत्येक महिला जो है पुरुष से 1 घंटा काम ज्यादा करती है। यह औसत माना गया है। यह औसत आता है कि प्रत्येक महिला पुरुष से 1 घंटा काम ज्यादा करती है, लेकिन चूंकि उसके काम का कोई महत्व नहीं है, उसके काम का कोई पैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसके काम का कोई महत्व नजर नहीं आता।
श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा क्या हुआ है? जब श्रम का इस तरीके का विभाजन हो गया कि घर की चार दीवारों के बीच का काम महिला करेगी, घर से बाहर का काम पुरुष करेगा, है, जब श्रम का इस तरीके का जब ये विभाजन हुआ तो और महिलाएं तो घर की चार दीवारियों में सिमट कर रह गई। भाई जो महिलाओं का अधिकांश औसत है, ज्यादातर महिलाएं कैसी हैं? जो घर की चार दीवारियों के काम को करने में ही सिमट कर रह गई। घर से बाहर जाने वाली जो महिलाएं हैं, दफ्तरों तक जो जाने वाली महिलाएं हैं, आज भी वर्तमान में भी, जबकि ये कहा जा रहा है पुरुषों के बराबर महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर जो है चला जा रहा है, लेकिन आज भी यदि गहन अध्ययन किया जाए तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो जिनका प्रतिशत ज्यादा है, वो घर की चार दीवारियों के बीच ही कार्य करती रहती हैं। ठीक है, और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा क्या है? आधा है। पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति की अगर मैं बात करूं तो उनकी भूमिका नगण्य है। आज भी राजनीति में उतनी महिलाएं नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं, जबकि आबादी में 50% है, लेकिन राजनीति में आज भी एक तरीके से बहुत कम परसेंटेज आज भी राजनीति में है। जबकि वर्तमान में इतनी जागरूकता पैदा की गई है, परंतु उसके बावजूद भी आज भी जो है वो महिलाओं की संख्या जो है वो राजनीति में आज भी बहुत कम है। ये बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामले में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। पहले कुछ पदों पर तो महिलाओं को अनुमति ही नहीं थी। ठीक है नहीं? और धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उठे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने अपने संगठन बनाए। औरतों ने क्या करा? अपने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। यानी कि महिलाओं ने बराबरी का अधिकार हासिल करने के लिए जो आंदोलन किए, यहां ध्यान देने की जरूरत है कि बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए महिलाओं ने जो आंदोलन किए, उन्हीं आंदोलनों को क्या कहा जाता है? नारीवादी आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। उन्हीं आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न ये आ सकता है कि नारीवादी आंदोलन किसे कहते हैं। तो एक परिभाषा मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ और एक परिभाषा अभी इसकी और बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन यानी कि नारीवादी आंदोलन किसे कहते हैं, ये आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिएगा, ध्यान देने की जरूरत है। बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए, बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए, बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए जो आंदोलन चलाए गए, जो आंदोलन चलाए गए